लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आवो सामने कोलो ते रुस के ना लंग माइया। कुछ भाषा ये जानी पहचानी लगी आपको? सोचिए सोचिए। चलिए एक और गाना सुनाती हूँ। नहीं जाना मेरी माए मेरे नाल नहीं जाना मेरी माए मेरे नाल नहीं जाना। अब कुछ याद आया? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये भाषा है पंजाबी और जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनी गांव की। पंजाब का नाम सुनते ही क्या दृश्य आंखों के आगे आ जाता है। लहलहाते हुए खेत, कल कल बहती हुई नदियां, झरने, मक्की की रोटी, सरसों का साग ते लस्सी दा गिलास। अरे वाह, बाजारों की तो अपनी ही एक रौनक है। फुलकारी के दुपट्टे, अमृतसरी नान कुलचे, वाह वाह, मैं तो बस कहती ही चली जाऊंगी। इस हुसैनी गांव में रहते थे जय सिंह अपने भरे पूरे परिवार के साथ। उनकी एक छोटी सी पोती थी जिसका नाम था रानो। लगभग 7-8 बरस की होगी रानो। बहुत ही चुलबुली, एकदम नटखट, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती थी। और ना जाने क्यों आज सुबह से वो अपने बाबा यानी कि जय सिंह को ढूंढ रही है। तो चलिए हम भी चलते हैं रानो के साथ उसके बाबा को ढूंढने। खेत खलिहानों के बीच में छोटी छोटी पगडंडियों से गुजरती हुई, नहरों के पास से दौड़ती हुई, ना जाने रानो आज क्यों अपने बाबा को इतना बेसब्री से ढूंढ रही है। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते पहुंच गई वो बाजार। उसे लगा शायद बाजार आए होंगे बाबा, और एक एक करके वो सभी से अपने बाबा का पता पूछने लगी। काकी, ओ काकी, क्या आपने मेरे बाबा को कहीं देखा? फुलकारी की दुकान पर बैठी हुई अपनी काकी से उसने पूछा। नहीं रानो, आज तो तुम्हारे बाबा यहाँ आए ही नहीं। धीरे धीरे वो आगे गई। चाचू, आज बाबा आए क्या सब्जी लेने? नहीं रानो, आज तो तुम्हारे बाबा आए नहीं, कल ही सब्जियां लेकर गए थे। ओहो राहुल भैया, ओ राहुल भैया, बाबा का कुछ अता पता है? नहीं रानो। ओफो, अब मैं कहाँ ढूंढूं बाबा को? धीरे धीरे रानो आगे जा रही थी। अरे अरे रानो, कहाँ भागी जा रही हो? ऐसी पगलाई हुई किसे ढूंढ रही हो? ओह भीमा काका, बहुत परेशान हूँ मैं। सुबह से बाबा को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गए। आपको पता है कि बाबा कहाँ है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे बाबा कहीं नहीं मिले तो होंगे वो नदी के पास। जल्दी से जाओ और अपने बाबा को वहां जाकर ढूंढ लो। अब ये सुनना था कि रानो फटाफट दौड़ पड़ी अपने बाबा को ढूंढने के लिए। और उसके बाबा वाकई उस नदी के पास बैठे थे, कुछ गुमसुम, कुछ सोच में, कुछ उधेड़-बुन में, कुछ उदास। न जाने क्यों उस पेड़ के नीचे बैठ के नदी को निहार रहे थे। थोड़ी देर के बाद रानो लंबे लंबे खेतों से गुजरती हुई पहुंची अपने बाबा के पास, और दूर से ही उसने बाबा को देख लिया। बाबा, बाबा, बाबा। अरे बाबा तो कुछ सुन ही नहीं रहे। उसने और जोर से आवाज लगाई, बाबा, बाबा। हाँ, फिर जाकर बाबा ने सुना और बोला, अरे रानो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर?
अरे बाबा, थक गई आपको ढूंढते ढूंढते, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कुछ बताकर भी तो आया करो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे रानो, आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ जल्दी से, और हम यहाँ बैठते हैं। ये कहकर रानो भी बाबा के पास चली गई। अरे रानो बिटिया, आओ, तुम भी तो बैठो थोड़ी देर मेरे पास यहाँ पर। नहीं बाबा, घर चलो, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अरे अरे, जरा सांस तो ले लो, जरा बैठो, देखो पेड़ की कितनी घनी छाया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने बहता पानी। वाह, क्या नजारा है। क्या क्या खास बात है इस बहते हुए पानी में? जैसा कल था वैसा ही तो आज है। अरे नहीं, ये नदियां बहुत खास होती हैं रानो। क्यों क्यों भाई? ये नदियां उन सब की जिंदगियों का अहम हिस्सा होती हैं जो इसके किनारे पर बसते हैं। ये सिर्फ पानी देने का एक माध्यम नहीं है, ये उनकी जिंदगी जी जाती हैं जो इसके तट पर रहते हैं, उनकी सुख दुख की संगिनी है ये। और मुझे जब भी सिंधु नदी की याद आती है तो मैं यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। सिंधु नदी? हाँ रानो, जब हम कश्मीर में रहा करते थे, सिंधु नदी हमारे गांव के पास से होकर गुजरती थी। क्या कहा बाबा, आप यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, हम कई बरसों पहले ऊपर कश्मीर में रहा करते थे, वहां के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमेशा से यहाँ नहीं थे, यहाँ तो हम काम के सिलसिले में यहाँ बसे। ओह, जानती हो, हर नदी की अपनी एक कहानी होती है। ध्यान से सुनो तो इसकी लहरों में ही तुम्हें इसकी कहानी मिलेगी। ये क्या बाबा, नदियों की कहानी? आंखें बंद करो तो तुम महसूस करोगी। रानो ने अपनी आंखें बंद की। कुछ सुनाई दिया रानो? अभी तो कुछ नहीं बाबा, कोई नहीं बात कर रहा मेरे से। अरे ठहरो, जरा आंखें बंद रखो अपनी। अब कुछ सुनाई दिया? हाँ बाबा, चिड़ियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट महसूस हो रही है, कल कल बहता हुआ पानी, पानी की लहरें। अरे वाह, तुम्हें तो काफी कुछ सुनाई दे रहा है। बस आंखें बंद रखो, यही लहरें तुम्हें अपनी कहानी सुनाएंगी। रानो, रानो, सुन रही हो ना मुझे? तुम्हारे बाबा मुझे ही याद कर रहे हैं। मैं हूँ सिंधु, और मेरी कहानी मुझसे बेहतर तुम्हें कौन सुना पाएगा? जानती हो, मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैंने कई शहर, राज्य और देश देखे हैं। तो मैं आज तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। चलो। मेरा सफर शुरू होता है तिब्बत के पास मानसरोवर से, और वहां से मैं आती हूँ लद्दाख की तरफ। भारत का रास्ता तय करते हुए मैं गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की ओर जाती हूँ, और कराची के पास जाकर मैं अरब सागर में मिल जाती हूँ। इतना लंबा सफर, लगभग 3200 किलोमीटर का सफर है ये, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की लंबी नदियों में से मैं एक हूँ, और इसका मुझे बहुत गर्व है। एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें आज रानू। लगभग 5000 साल पहले की बात है। मैंने देखा दूर से कई लोग मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई, कौन है ये लोग? एक नहीं, दो नहीं, कई 100 लोग धीरे धीरे आते चले गए। मुझे लगा आ रहे हैं और चले जाएंगे, पर ये क्या, ये तो मेरे किनारे बसते चले गए। इनके पास पशु भी थे। इनकी बातचीत मैं सुनने लगी, तब मुझे पता चला
ये लोग सुमेरिया से, जो आजकल ईरान है, वहां से निकल रहे हैं और कराची की तरफ जा रहे थे। पर इन्होंने जब देखा मेरे आसपास की भूमि इतनी उपजाऊ है, घने घने वन है आसपास, ये लोग बस गए वहां पे और इन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। इन्होंने मेरी सारी जो जमीन है उससे बहुत सुंदर मटके बनाए, अलग अलग तरह के बर्तन बनाए। और पता है, खुदाई में पता चला है कि ये जो वो लोग थे वो बहुत ही बड़ी सभ्यता, जिसे माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का हिस्सा थे। मतलब कि मैं गवाह थी इतनी बड़ी सभ्यता के लिए। और मैंने देखा कि वहां पर लोग कितनी अच्छे तरीके से शहरों को बना रहे हैं। एक समान ईंटें, 2 मंजिला घर, 3 मंजिला घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पानी के निकास के लिए रास्ता। उनकी वास्तुकला तो आज का भी मुकाबला नहीं कर सकती, इतनी बढ़िया। और मैं गवा रही इस सभ्यता को देखने के लिए, अपनी आंखों से जीने के लिए। मेरे तट पर कई ऋषि मुनियों ने तप किए। ऐसा वातावरण उन्हें और कहां मिलेगा, एकदम शांत। मेरा उल्लेख तो रामायण और महाभारत में भी किया गया है, और वेदों में भी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और खासकर ऋग्वेद में मेरी पानी के बहाव की तुलना कुछ इस प्रकार की गई है कि जैसे मेघों से बारिश जब होती है, बादलों में जब बारिश होती है और जिस प्रकार से बूंदें पूरी पृथ्वी पर शोर करती हुई बरसती हैं, ठीक उसी प्रकार, उसी प्रवाह से, उसी शोरगुल के साथ मैं आगे बढ़ती जाती हूँ और अपना लंबा सा सफर खुशी खुशी तय करती हूँ। इस प्रकार मेरी तुलना ऋग्वेद में वृषभ से की गई है। और पता है, भारत सरकार ने तो खुश होकर मेरा, देखो, डाक टिकट ही बना डाला। इसमें सिंधु घाटी दिख रही है पूरी की पूरी, और मैं बीच में बहती हुई सिंधु नदी। इसमें नीचे 1999 में ये डाक टिकट आया था, और इसमें वृषभ का भी चित्र है, और साथ में संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। है ना गर्व की बात। मैंने हमेशा से पूरा का पूरा अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत किया है। मैंने पहाड़ों पर, समतल भूमि पर और अरब सागर, मैंने सब कुछ देखा। मैंने जैसे जैसे मैं उतरती गई, हर मोड़ पे लोगों की बोली, भाषा, खान पीन, कपड़े पहनने का ढंग, उनमें बदलाव देखा। मैंने उनके त्योहारों को जिया। मैंने उन सब की जिंदगियां जी जो मेरे किनारे पर बसते थे। सहेलियों की आपस में बैठ के गुपचुप गुपचुप बातें करना, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्यार से बैठ के नदी के किनारे पर चांद को निहारना। अरे मैं तो गवाह हूं उन सारी कहानियों की। और वो लोग जो किसी को अपनी बात ना कह पाते, वो चुपचाप मेरे पास आते और मुझे अपनी व्यथा सुनाते, अपना दिल हल्का कर लेते, और मैं उनकी इन कहानियों को अपने में समा लेती। बहुत खुश थी मैं। बस एक दिन न जाने क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं तो सबकी साझी हूं। हमेशा से मैंने तो कभी नहीं किसी को पराया समझा। मेरे लिए सब समान थे। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने लोगों को बिलखते हुए देखा है, एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। उस दिन लकीरें नक्शों पर ही नहीं, जमीनों पर ही नहीं, बल्कि दिलों पर भी खींची गई। और आप क्या सोच रहे हैं, मुझे छोड़ दिया गया? जी नहीं। काश वो दिन मैं ना देख पाती।
काश मैं उस दिन को बदल सकती, काश कोई मेरी भी व्यथा सुन सकता। खैर, बीती बात पर इतने आसानी से भूली नहीं जा सकती, है ना? रानो, अरे रानो, आंखें खोलो। कहाँ खो गई बिटिया रानी? इतनी देर से आंखें तुम्हारी बंद हैं। बाबा, बाबा, सिंधु ने मुझे सच में अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कैसे कैसे वो पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है, और लेह में तो उसका पानी जम ही जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह। इतनी लंबी है सिंधु, मुझे तो आज पता चला। और 500,000 साल पहले की जो सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, अरे बाबा, वो उसकी गवाह है। मुझे इतना सब उसने बताया अपने बारे में। आप सच ही कह रहे थे, इन लहरों में ही छुपी होती हैं इनकी कहानियां। पर बाबा, न जाने क्यों आखिर तक आते आते सिंधु उदास हो गई। बाबा, क्या इसीलिए उदास हो गई कि उसका मीठा मीठा पानी जाके अरब सागर के खारे पानी में मिल जाता है? ये सुनते ही बाबा भी थोड़ा मुस्कुरा दिए, पर वो जानते थे कि सिंधु क्यों उदास है, क्योंकि बाबा भी उसी कारण से उदास थे। रानो, पता है, जो भारत का नक्शा तुम आजकल देखती हो, भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र थे, एक ही देश। भारत की आजादी के वक्त सन 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। दोनों देशों के बीच में लकीरें खींच दी गई। सिंधु नदी, जो भारत और पाकिस्तान दोनों से गुजरती थी, क्या उसको बख्श दिया गया? नहीं, उसके ऊपर भी लकीरें आ गई। देशों ने, लोगों ने उसके पानी के लिए आपसी झगड़े शुरू कर दिए। नदी, नदी जो चंचल है, बहते रहना ही जिसका स्वभाव है, उस पर बंदिशें कौन डाल सकता है? उस पर लकीरें कैसे खींची जा सकती हैं? पर हम इंसान रानो इतने खुदगर्ज हैं, इतने मतलबी हैं, हमने नदी को भी नहीं छोड़ा अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा कभी नहीं सोचा कि सिंधु क्या महसूस करती होगी। हमने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसकी व्यथा नहीं सुनी। उसे कितना बुरा लगा होगा। वो जो हमारे सुख दुख की साथी है, हमारे आंसुओं को जो अपने आंचल में समेट के चली गई, उसके आंसू किसने देखे? उसने अपने आंसू भी अपने पानी में मिला दिए और हमें दे दिए कि जाओ खुश रहो। इसीलिए सिंधु उदास है रानो, इसीलिए सिंधु उदास है। अच्छा बाबा, ये फूल किस लिए रखे हुए हैं आपने? और आप सिंधु से कुछ कहना चाहते हो, इसीलिए सतलुज से बातें कर रहे हो? अब रानू की समझ में कुछ कुछ आ रहा था। तो बाबा ने बोला, हाँ मेरी रानू, मैं सतलुज से यही कहता हूँ कि जब वो जाकर पाकिस्तान में सिंधु से मिले तो मेरा संदेश दे कि मैं अपने सब भाइयों की तरफ से उससे जी से, मन से माफी मांगना चाहता हूँ कि उसको हमारी वजह से ये दिन देखना पड़ा, और साथ ही साथ कुछ फूल भी भेंट करता हूँ उसके चरणों में। सतलुज जैसी कई और उसकी बहनें हैं, चिनाब, झेलम, रावी, गिलगित, कुनार, जो उसमें जाकर मिलती हैं और अपनी अपनी जगह की कहानियां सुनाती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सतलुज भी मेरी कहानी उसको जरूर बताती होगी, और ये भी बताती होगी कि मैं उसे कितना याद करता हूँ। अगर वो खुश तो मैं भी खुश।
इसीलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो बाबा, क्या मैं भी आज फूल डाल सकती हूँ इसमें? अरे रानो, ये भी कोई कहने की बात है? चलो हम दोनों मिलके इसमें फूल डालते हैं। और बाबा और रानू ने अपनी सिंधु के लिए प्यार भरे फूल सतलुज में डाले और कहा कि हमारा प्यारा सा संदेश उसे देना और कहना, अगर वो खुश तो हम भी खुश, और हमें माफ कर दे। कहानियां सुनते सुनाते न जाने कब अंधेरा आ गया, चांद निकल गया, तारे टिमटिमाने लगे और दोनों नदी के किनारे बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते रहे। क्या उनकी कहानियों का सिलसिला जारी रहा? क्या मालूम, लेकिन आज बाबा का दिल कुछ हल्का जरूर हुआ होगा। प्रतिवर्ष जून के महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन 3 दिनों के लिए सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन लेह से लगभग 8 किलोमीटर दूर शेमानला में होता है। सिंधु नदी की साहित्यिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को उजागर करने के लिए यह मनाया जाता है। पूरे देश भर के लोग इसका हिस्सा होते हैं। लोग अपने राज्यों की नदियों का पानी कलश में भरकर लाते हैं और सिंधु को अर्पण करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सिंधु नदी के तट पर पूजा अर्चना की जाती है। कितना सुंदर दृश्य होगा ये। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बाबा और रानो भी अगले वर्ष यहाँ जाने का कार्यक्रम बना रहे होंगे। तो क्यों ना आप और मैं भी इसका हिस्सा बने। जरा गौर फरमाइएगा।